हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरजी मेडिको कॉर्नर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। ये एक प्रकार का हार्ट डिसीज होता है और इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है, मेडिकेशंस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है और इसमें यूजुअली चेस्ट के एंटीरियर साइड पे पेन एंड प्रेशर के एपिसोड्स होते हैं। इंटीरियर साइड यानी सामने, पोस्टीरियर यानी पीछे। ठीक है। पेन, दर्द होना, दबाव महसूस करना, ऐसा बार बार एंजाइना पेक्टोरिस के कारण होता ही रहता है। ठीक है। क्लिनिकल सिंड्रोम यानी सिंड्रोम मतलब कई सारी बीमारियों का समूह होता है। ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है या इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, मायोकार्डियल रीजन में ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाता है, जिससे फिजिकल एक्सर्शन या इमोशनल स्ट्रेस होता है। इससे डेली एक्टिविटी भी अफेक्ट होता है। क्या होता है, जब कोरोनरी आर्टरी में जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना होता नहीं है। ब्लड में ही हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड ऑक्सीजन की भी कमी होने लगेगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो थकावट, कोई भी फिजिकल वर्क आप करेंगे तो थकावट महसूस होगा। इवन आप डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएंगे, जैसे सीढ़ियों से चढ़ना, हल्के फुल्के वॉक्स करना, ये सब भी आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है। यह यूजुअली आर्थरोस्क्लेरोसिस डिसीज के कारण होता है। एंजाइना में एटलीस्ट एक मेजर कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब वही होता है कि उसमें ब्लॉकेज होना। नॉर्मली मायोकार्डियम कोरोनरी सर्कुलेशन से लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है, पर जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो हमारा कम हो जाता है। और ब्लड फ्लो कम होता है तो O2 जो जितना नीडेड होता है, हार्ट को O2 ऑक्सीजन जितना नीडेड होता है वो कंप्लीट कर ही नहीं पाता, जिसके कारण इस्चीमिया होता है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं आइए अब हम लोग देखते हैं एंजाइना कितने प्रकार का होता है। तो एंजाइना 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टेबल एंजाइना। यह प्रिडिक्टेबल होता है, इसमें कंसिस्टेंट पेन होता है जो एक्सर्शन के कारण होता है। इसमें रेस्ट या एंटीजीन नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन लेने से भी आराम मिल जाता है। ठीक है। प्रिडिक्टेबल मत यानी इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्टेबल एंजाइना है या अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है। इसमें पेन का जो रेगुलरिटी रहती है वो बनी रहती है। और अगर आप आराम करते हैं, जब आपको दर्द हो तो आप आराम करेंगे या मेडिसिन नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, एंटीजी मेडिसिन लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना का ये दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अनस्टेबल एंजाइना। इसे प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी कहते हैं। प्री इन्फेक्शन स्पेशली मार्क कर लीजिएगा, प्री इन्फेक्शन मत लिख दीजिएगा। एग्जाम में अगर प्री इन्फेक्शन आप लिखते हैं तो इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं और वो गलत होगा। ठीक है। प्री इन्फेक्शन होता है। प्री इन्फेक्शन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा। अगर आप ये पॉइंट नोट करते हैं अनस्टेबल एंजाइना में, ये पॉइंट आप मेंशन करते हैं तो इसमें स्पेलिंग का प्लीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अनस्टेबल एंजाइना, इसे प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी कहते हैं। इसके सिम्टम फ्रिक्वेंटली इंक्रीज होते रहते हैं, यानी इसमें जो आपको जो लक्षण दिखाई हो देगा, जैसे पेन या प्रेशर का एपिसोड्स होना, वो क्या होता है, फ्रिक्वेंटली यानी बार बार इंक्रीज होते रहेगा, बढ़ता ही जाएगा। और इसकी जो सिवियरिटी होती है यानी गंभीरता, वो जितना बार आएगा उससे पहले बार की अपेक्षा और ज़्यादा सिवियरिटी के साथ आएगा। ठीक है। इसमें आप रेस्ट कर लीजिए या मेडिसिन ले लीजिए, इससे कोई भी किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिलता है। इसलिए अगर ऐसे एपिसोड्स आते हैं तो तुरंत पेशेंट को, कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए और हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा प्रकार देखने जा रहे हैं, वेरिएंट एंजाइना। इसे प्रिंजमेंटल
प्रिज्मेटल्स एंजाइना भी कहते हैं। एट रेस्ट टाइम पेन होता है और एसटी सेगमेंट में रिवर्सिबल एलिवेशन होता है। एसटी सेगमेंट जब आप ईसीजी करते हैं उसके लिए ये एसटी सेगमेंट बताया गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगर आपको ईसीजी के बारे में पढ़ना है डिटेल से तो उसके लिए आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। मैं ईसीजी के लिए एक अलग से आपको डिटेल वीडियो बना के उसमें बता दूंगी कि एसटी सेगमेंट क्या होता है, उसमें सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो जब आप आराम कर रहे हैं तो सडनली इसमें पेन स्टार्ट हो सकता है। और रिवर्सिबल एलिवेशन तो ये तो एसटी सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। और यह कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म के कारण होता है। वेसोस्पाज्म यानी किसी भी चीज का नर्विंग होना। जब कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है या छोटा होने लगता है, तब उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म। तो आपने देखा कि वेरिएंट एंजाइना क्या होता है। यह कोरोनरी आर्टरी के वेसोस्पाज्म के कारण होता है। वेसोस्पाज्म नर्विंग होना, ठीक है। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ एंजाइना में 3 टाइप्स पढ़े हैं। क्या? स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रैक्टेबल और रिफ्रैक्टरी एंजाइना। इसमें सीवियर इनकैपेसिटेटिंग चेस्ट पेन होता है, ठीक है। अब लास्ट देखने वाले हैं साइलेंट इस्चीमिया, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस से डायग्नोस होता है या पता चलता है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस यानी जैसे ईसीजी वगैरह, स्ट्रेस टेस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना के आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। और इसमें पेशेंट पेन या किसी और चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं। साइलेंट यानी एकदम साइलेंटली, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। जब आप टेस्ट करेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि हमको ये एंजाइना पेक्टोरिस वाला कुछ डिजीज है, इसलिए इसे साइलेंट इस्चीमिया कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे पहले देखते हैं। फिजिकल एक्सर्शन से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाता है जिससे अटैक आ सकता है, ठीक है। सडन आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड ऑक्सीजन का जो डिमांड रहता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जितना ऑलरेडी जब हम लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में है, तब तो ऑक्सीजन का डिमांड पूरा कर नहीं पा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे वो ऑक्सीजन कंप्लीट कर पाएगा डिमांड। इसलिए इसमें फिजिकल एक्सर्शन से बचना चाहिए, ठीक है, ताकि अटैक आने के रिस्क को कम किया जा सके। और अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं कि कोल्ड में जब एक्सपोज होते हैं, हम कोल्ड में जाते हैं तो क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एलिवेट होना यानी बढ़ जाना, ठीक है। तब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। इससे भी क्या होता है कि एंजाइनल पेन आपको हो सकता है। हैवी मील खाने से क्या होता है, खाने में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। लाइट डाइट लेना चाहिए। एकदम ज़्यादा हैवी ऑयली ये सब मसाले वाली फूड्स वगैरह आप लेते हैं, हैवी मील्स लेते हैं, तो क्या होगा, मिसेंट्रिक एरिया में डाइजेशन के लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हार्ट मसल में जो अवेलेबल ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, जितना अवेलेबल हार्ट के मसल में जितना ब्लड होता है वो भी उस मील को डाइजेशन करने के लिए क्या होते हैं, मिसेंट्रिक एरिया में जाने लगते हैं, ब्लड फ्लो होने लगता है। तो संटिंग ऑफ ब्लड से क्या होगा, डाइजेशन के लिए जो ब्लड की संटिंग हो रही है उससे क्या होगा, एंजाइनल पेन एड्यूस करने के लिए इतना ही चीज़ क्या होता है, सफिशियंट होता है। इसलिए हैवी मील खाने से ऐसे पेशेंट को बचना चाहिए। आइए हम लोग अगला देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में कि स्ट्रेस, ठीक है, इमोशंस, स्ट्रेस, ये सबसे क्या होता है,
अगर इस कंडीशन में पेशेंट आता है तो कैटेकोलामाइन्स नाम का जो केमिकल होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर और एलिवेट होने लगता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण मायोकार्डियल वर्कलोड बढ़ जाता है। तो अगर कोई ऐसा बात है जिससे पेशेंट को स्ट्रेस हो सकता है या फिर उसको गुस्सा आ सकता है, तो ऐसी बातें उनसे नहीं करनी चाहिए, ताकि कम से कम उनको थोड़ा रिलीफ हो। ठीक है, अब देखते हैं, नोट्स में ये डाल लीजिएगा, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने भी स्टार मार्क कर रखा है कि जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ना, उसमें ये सारे फीचर्स जो अभी हमने आपको पढ़ा है वो नहीं होता है। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना कब होता है? जब आप रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। तो क्या क्या चीज़ हम लोग इसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या चीज़ टेस्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं ईसीजी करेंगे। इसमें जो A2 लीड होता है उसमें चेंजेस दिखाई देगा, टी वेव में इन्वर्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ आएगा तो ईसीजी का जब मैं वीडियो डालूंगी उसमें आपको डिटेल से बता दूंगी, तो आप लोग समझने लगेंगे। ठीक है, CRP ये लैब टेस्ट होता है, इसमें ब्लड सैंपल निकाल के पेशेंट का देना होता है, और कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है। ये न्यूक्लियर स्कैन और इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें कौन मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या हम मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, सारे मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से जो वो ऑर्डर करते हैं उसे के अनुसार फॉलो करना होता है, पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मेडिसिन इसमें दिया जाता है। तो एंटीजीन नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स में मेटोप्रोलोल और एटेनॉल दिया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडिपिन, टीटीआइजिन और फेलोडिपिन दिया जाता है, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन में एस्पिरिन देते हैं, और एंटीकोआगुलेंट्स इसमें हिपेरिन और LMWHS देते हैं। ठीक है, LMWHS में एनेक्सापायरिन और डाल्टेपायरिन दे सकते हैं। पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत है तो या सैचुरेशन फॉल हो रहा है तो ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान्स, नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान्स। तो आपने फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे नर्सिंग केयर प्लान्स बनाना सीखा होगा, तो एक बार आप लोग प्लीज़ इसको खुद से ही करने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं इसका अलग से बता दूंगी, पर एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो नर्सिंग केयर प्लान्स आप एक बार अपने से ही कोशिश करिएगा बनाने की, कि पेशेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हम उसको मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं, उनके लिए क्या, उनके केयर के लिए कौन कौन से प्लान्स बना सकते हैं। तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बने तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका डिटेल में आपको वीडियो बना के बता दूंगी। तो इस तरह आज हमने एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में देखा कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, और डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन क्या क्या टेस्ट कराते हैं हम लोग, मेडिकल मैनेजमेंट हमने देखा, और नर्सिंग केयर प्लान्स तो मैंने आपको ही बोला है कि एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं बने तो मैं उसको डिटेल में वीडियो बना के मैं डाल दूंगी, पर एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। इससे क्या है, आप खुद ही काम करने में ना जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस टाइप के पेशेंट में क्या क्या नर्सिंग केयर प्लान बन सकते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई आपको बताने जाएगा नहीं। तो अगर आपको पास इतना कुछ आ जाएगा ना, डिटेल्स उस पेशेंट के आ जाएंगे, तो आपको केयर प्लान भी बनाने आ जाएगा। इसलिए आप खुद से ही ट्राई करिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।